हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक। हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। और जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है कंट्रोल स्टेटमेंट, और ये किसके अंडर में चल रहा है आपको याद होगा, बेसिक प्रोग्रामिंग टूल्स एंड स्ट्रक्चर। तो उसी में ही आज हम एक नए टूल की बात करेंगे। लूप हमने कर लिया, तो आज हमारा है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में हम यहाँ पे कंडीशन चेकिंग करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन चेकिंग में सबसे पहले तो हम इसकी कोडिंग देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें आप देखें मेन के सबसे पहले तो मैंने इसका नाम देखें क्या रखा हुआ है, इफ़ स्टेटमेंट यानी इफ़ स्टेट। तो इसमें जो है हमने कोडिंग के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वेल टाइप का, इंटीजर टाइप यानी वेल नाम है उसका। और उसके अंदर जो वैल्यू हम आगे चल के डाल रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, वो वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ इस्तेमाल की है, और यहाँ पे ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जब इसका टॉपिक आएगा बाकायदा तो मैं आपको बताऊंगा। इसको कहते हैं जैसे टाइप कास्टिंग या टाइप चेंज करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी कहीं से, वो कहाँ से आएगी वो अभी हम जब हम जो है इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि वैल्यू इसमें आ कहाँ से रही है, ठीक है। तो इस एक प्रोग्राम में आपको तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो ये इफ़ स्टेटमेंट आप समझ रहे हैं, दूसरा ये जो टाइप कास्टिंग है। टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि एक कैरेक्टर वैल्यू है यानी कि स्ट्रिंग टाइप की है, उसको हमने न्यूमेरिक के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसकी टाइप यानी कि उसके अंदर जो भी डाटा है उसको चेंज कर दिया जाएगा। वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा आएगा इसके अंदर, और उसको हम चेंज करके न्यूमेरिक में कर लेंगे। और न्यूमेरिक डाटा को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं उसकी वैल्यू को, किससे, हमारे उस वेरिएबल के अंदर आने वाली वैल्यू से, कि वो उसके अंदर जो वैल्यू आई है वो कौन सी है। तो यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से हमने एक वैल्यू दी है 10 पहली इफ़ स्टेटमेंट में। इफ़ का मतलब क्या होता है, अगर, ठीक है। तो ये पहली वाली इफ़ है, अगर वेल के अंदर जो आने वाली वैल्यू है वो 10 हो तो ये वाला स्टेटमेंट परफॉर्म करो, यानी जो इफ़ के अंदर लिखा हुआ है हमने। उसके बाद बारी आती है एल्स इफ़ की। तो एल्स इफ़ का मतलब होता है वरना अगर, ठीक है। पहले मैं इसको पूरा कर दूं, उसके बाद फिर रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। वरना अगर उसकी वैल्यू 20 हो तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है। अच्छा, ये जो एल्स इफ है ये मोर देन वन टाइम लगा सकते हैं हम। इफ़ एक दफ़ा लगेगा, और एल्स इफ यानी कि अगर और वरना अगर को हम कई दफ़ा लगा सकते हैं। कई दफ़ा उसकी वैल्यू को उसकी चेक कर सकते हैं हम, ठीक है। कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन हो, वरना अगर ये कंडीशन हो, वरना अगर ये कंडीशन हो, वरना अगर ये कंडीशन हो, जितनी दफ़ा चाहें लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरे स्टेप पे हमारे पास आ रहा है एल्स। एल्स के अंदर हमने एक तीसरी वैल्यू दी है, ठीक है। वो वैल्यू क्या है कि अगर इसके अंदर ना 10 आए ना 20 आए और इसके अलावा कोई और वैल्यू आए तो आपने ये तीसरा वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। एल्स का मतलब है वरना, सिर्फ वरना। तो मिसाल के तौर पे कि आपको या आप किसी को किसी काम से भेजते हैं कि अगर मतलब आप जाओ, अगर आप जाएं तो ये फ़लानी चीज़ लेके आना। और फिर हम दूसरी जो एल्स इफ करते हैं कि वरना अगर ये ना मिले ना तो फिर वो चीज़ ले आना, फिर अगर वो चीज़ ना मिले ना तो फिर वो ले आना, फिर अगर वो चीज़ ना मिले तो फिर वो ले आना। वो जितनी दफ़ा भी हम करते हैं। और जब कुछ भी ना मिले, स्ट्राइक है या कोई भी चीज़ है, कर्फ्यू है, कुछ भी है, हमने किसी चीज़ के लेने के लिए भेजा और कुछ भी नहीं मिल रहा, तो आखिर में फिर जो है वो आखिरी क्या ऑप्शन हमारे पास होगा, वो ऑप्शन हम एल्स में करते हैं। वरना अगर हट जाएगा, उसमें से आएगा आखिर में सिर्फ वरना। वरना एक काम करना, कम से कम ये तो करके ही आना, ठीक है। तो ये वाला वरना जो एल्स वाला है ये वो आखिरी वाला वरना है। तो इसमें हमने अब इसको सबसे पहले तो हम इसको चलाते हैं, पहले तो इसको कंपाइल करेंगे। इफ स्टेट के नाम से इस फाइल को हम सेव करेंगे डबल कोटेशन के साथ, ठीक है। अब ये चीज़ें तो आप सीख ही चुके होंगे, अब ये तो रिपीटेशन में आ रही है बार बार। तो अब इसको हम करते हैं कंपाइल।
कंपाइल करने के बाद आप ज़रा रुकिएगा, इसको एग्जीक्यूट मत कीजिएगा। आज इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा। इसका डिफरेंट तरीका क्या है? एग्जीक्यूशन की आप सिर्फ कमांड लिखें, इसको एंटर मत दबाइएगा, ठीक है? अभी एंटर नहीं करें, एक स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे लिख दें 10, ठीक है? ये 10 क्या है? ये एक वैल्यू हम भेज रहे हैं जो वहाँ पे कंडीशन चेक होगी। अब आप एंटर कर दें, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी जो पहली वाली स्टेटमेंट थी कोडिंग के अंदर, देखें पहली वाली जो स्टेटमेंट थी ना, वो मैच हो गई इसके अंदर। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा कि 10 अभी मैंने कैसे किया, ये एग्जीक्यूशन थोड़ी सी चेंज क्यों कर दी मैंने, ये भी आपको समझाऊंगा मैं उस कोडिंग के अंदर। तो अब इस प्रोग्राम को दोबारा चलाएं और इसमें 10 के बजाय हम इसको एग्जीक्यूशन के वक्त देंगे 20 में। अब फिर एग्जीक्यूट करें इसको 20 दे के, ठीक है? एक ये हो गया। अब इसको तीसरी मरतबा चलाएं। अब यहाँ पे कोई और नंबर दे दें, 40, 50, 100, कोई भी नंबर आप दे दें, ठीक है? अब इसको हम चलाएंगे तो ये हमारी एल्स वाली कंडीशन मैच हुई। अब कोडिंग की तरफ देखें ज़रा। असल में होता ये है कि हमने जब मेन के सिग्नेचर डिफाइन किए थे तो आप देखें उसके जो राउंड ब्रैकेट थे उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था और उसकी टाइप थी स्ट्रिंग, ठीक है? तो स्ट्रिंग टाइप का मतलब क्या होता है कि इस वेरिएबल के अंदर आने वाली वैल्यू जो होगी वो स्ट्रिंग टाइप होगी, अल्फ़ा न्यूमेरिक होगी, ठीक है? और अल्फ़ा न्यूमेरिक की क्या कंडीशन होती है कि उसको कोटेशन के अंदर देना पड़ता है। लेकिन ये क्योंकि प्री डिफाइन है, लिहाजा इसमें जो भी वैल्यू जानी है वो कोटेशन समेत खुद ब खुद जाएगी। हम सिर्फ वैल्यू देंगे, कोटेशन वो खुद लगाएगा। तो उसमें नीचे आके अब हमने यहाँ पे क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू दी थी लेकिन गई वो कोटेशन में थी, तो कैरेक्टर यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, इनकी कंडीशन चेकिंग नहीं, मैचिंग नहीं हो सकती इनकी, या इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है? इनको मिलाया तो जा सकता है, जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन इनका कंपटीशन नहीं हो सकता, इनको मैच नहीं किया जा सकता। तो स्ट्रिंग वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू मैच नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जब अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उस वक्त वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि रन टाइम पे हम उसको कोई भी वैल्यूज़, यहाँ पे मैंने 10 दिया और फिर 20 भी दे सकता हूँ, एक कॉमा दे के, फिर 30 भी दे सकता हूँ, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो इस वक्त हम क्योंकि वहाँ पे एक ही वैल्यू को उठाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू दी। अभी इसमें एक चीज़ मैं स्किप कर दूंगा कि ये जो ARGS है बेसिकली ये है एरे, ये अभी आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एरे होता क्या है। तो हम उससे आगे चलते हैं इसकी कोडिंग के अंदर, इफ़ के अंदर। तो इफ़ के अंदर हमने क्या किया, एक मेथड यूज़ किया इंटीजर नाम की एक क्लास का। मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन है, पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन अगर आप नाम को उसके रूल के मुताबिक रखें तो क्लास का नाम का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है। अगर वो 2 वर्डिंग में है तो दूसरे वर्ड का भी, अब तक जो हम अभी करते आए थे पिछले कुछ प्रोग्रामों में, कि जो 2 वर्डिंग के अंदर यानी कोई भी नाम था तो उसमें हमने पहले वर्ड का अल्फ़ाबेट पहला कैपिटल रखा और दूसरे वर्ड का भी पहला वाला अल्फ़ाबेट कैपिटल रखा। इस प्रोग्राम में भी हमने यही किया, ठीक है? तो ये नेमिंग कन्वेंशन है, पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन ये आपकी आसानी के लिए। तो इसी तरीके से हमने एक प्री डिफाइन जो लाइब्रेरी के अंदर हमारे इंटीजर नाम की एक क्लास मौजूद थी, उस क्लास को यहाँ पे हमने कॉल किया अपनी हेल्प के लिए, जैसे कि हम मेन के मेथड को कॉल कर रहे हैं अपनी हेल्प के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, कि हमें उसकी ज़रूरत है, हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। अब तक तो आपको मैंने ये नहीं बताया ना कि मेन का मेथड आया कहाँ से, और आपने पूछा भी नहीं है मुझसे, बड़ी मेहरबानी आपकी। लेकिन जिस तरीके से ब्लाइंड ट्रस्ट आपने उस मेन के मेथड के लिए किया था, उस स्ट्रिंग के लिए किया था, स्ट्रिंग का भी एस कैपिटल है, इसका मतलब है ये भी क्लास है, ठीक है? तो सिस्टम के लिए किया system.out.println, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम भी एक क्लास है, उसका भी एस कैपिटल है। तो ये इंडिकेशन होती है कैपिटल लेटर अगर उसके इनिशियलाइजिंग में आ गया
तो इसका मतलब है कि ये क्लास है। और मेथड के अंदर नेमिंग कन्वेंशन ये है कि मेथड अगर एक उसका है वर्ड का, तो उसमें वो पूरा पूरा स्मॉल लिखा जाएगा, जैसे मेन MAIN सब स्मॉल है। लेकिन अगर कोई मेथड, आगे चल के हम मेथड भी करेंगे, कोई मेथड ऐसा है जो 2 वर्डिंग में, तो उसमें पहला तो स्मॉल में ही होगा, पहला वर्ड कंप्लीट, और उसके बाद जहाँ दूसरा वर्ड शुरू होगा तो उसमें वो इनिट कैप में होगा, यानी कि उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल कर दिया जाएगा। तो ये इसका नेमिंग कन्वेंशन होता है। एरर कोई भी नहीं देगा, लेकिन आपको पहचान नहीं हो पाएगी कि ये जो नाम लिखा जा रहा है, जैसे यहाँ पे अब हम देखते ही बता सकते हैं कि इंटीजर नाम की एक क्लास है। उस क्लास के अंदर जैसे सिस्टम नाम के अंदर हमने आउट डाला था डॉट डाल के, तो इस तरह यहाँ पे हमने इंटीजर के बाद डॉट डाला और हमने पार्स INT नाम का एक मेथड को कॉल किया, जो किस क्लास में बना हुआ था, इंटीजर नाम की क्लास में। अगर ये बात आपके अभी समझ में ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको हम डिटेल में आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वक्त फोकस आपका इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर होना चाहिए कि इफ़ स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन दी जाती है वो उसको मैच करता है। और अगर हम ये देखते हैं, हमारा इसको बोलते हैं स्मार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है, इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग या स्मार्ट प्रोग्रामिंग, कि उसमें हम अपनी एक्सपेक्टेड कोई भी कंडीशंस उस प्रोग्राम के अंदर डाल देते हैं कि अगर यूँ नहीं हो तो यूँ कर देना, यूँ नहीं हो तो यूँ कर देना, यूँ नहीं हो तो यूँ कर देना। इफ़ यूज़र जेंडर इज इक्वल्स टू मेल, देन तो फिर मेल से रिलेटेड जो आपके पास आइटम्स है वो उसको शो करें, ठीक है। तो यानी कि उसमें कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जो मेल रिलेटेड होती है। इफ़ जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल, देन फीमेल के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, फीमेल की रिक्वायरमेंट है, तो ये डिपेंड करेगा। ये तो मैंने एक कंडीशन बताई है ना, ऐसी हज़ारों लाखों कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। जितने लोग उतनी कंडीशंस हो सकती हैं। तो आपके प्रोग्राम को इतना स्मार्ट, इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि वो किसी भी यानी कि एक्सपेक्टेड कंडीशन को वो वहाँ पे टैकल कर सके और कोई भी प्रॉब्लम को वो हील कर सके, ठीक है। तो ये स्मार्ट प्रोग्रामिंग के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त टूल होता है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ के अंदर हम चेक कर रहे होते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो यूँ, ये कंडीशन हो तो यूँ, ये तो हो तो यूँ, वरना यूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को उठाया, और कहाँ से उठाया था, हमने रन टाइम के ऊपर उठाया था। तो रन टाइम के ऊपर हमने एक वैल्यू ली थी, और ये क्या है, ये हम जब इसका टॉपिक आएगा मैं इसको डिटेल से डिस्कस करूँगा, आप इसमें परेशान मत हो। इस वक्त फोकस आप रखेंगे इफ़ स्टेटमेंट के ऊपर। इफ़ स्टेटमेंट में हमने क्या काम किया हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। तो आप ये देखें, हमारी वो एग्जीक्यूशन वगैरह मौजूद है हमारी। तो हमने पहले एक कंडीशन दी, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी दी, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी यूज़र होगा वो अपनी मर्ज़ी की कोई भी कंडीशन दे सकता है, और उसको मैच करने के बाद यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक प्रिंट करवाया। मालूम हुआ कि मुझे प्रिंट तो करवाना नहीं था, मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना था, जैसे मैंने अभी मेल फीमेल की एग्जांपल दी थी। तो यहाँ पे एक बड़ा ब्लॉक ऑफ कोड भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा वो जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इन टूल्स को यूज़ कैसे किया जाता है। ये सारे टूल्स हैं जो अभी तक चल रहे हैं ना, बेसिक स्ट्रक्चर है और टूल है, ठीक है। और यही हमारा ऊपर आप टॉप पे देखें टॉपिक है। अब वो कहीं पे मैं भूल भी जाता हूँ, तो मसला ये है कि जब ये चेंज होने लगेगा तो मैं बताऊँगा, उस वक्त जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल डेफिनेशन करेंगे तो वहाँ पे ये चेंज होगा। अभी फ़िलहाल जितनी भी वीडियोस बन रही हैं ये बेसिक प्रोग्रामिंग टूल्स एंड स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन के हवाले से बन रही है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और जब मैं कहता हूँ प्रैक्टिस कीजिएगा, उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ इस प्रोग्राम को कॉपी करें और इसको जो है ना वो मतलब ऐसे के ऐसे ही लिख दें। इसको इस तरह से तो लिखना है एक मरतबा, तो इसको यानी कि सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है आपने। उसके बाद फिर कुछ इसमें छेड़छाड़ भी करके देखनी है कि अगर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो वो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपको वो चीज़ फ़ायदा देगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर इस कोडिंग में से मैं एल्स इफ और एल्स दोनों हटा दूँ तो ये प्रोग्राम फिर भी चलेगा, ठीक है। अगर इसमें मैं सिर्फ इफ़ और एल्स इफ लगाऊँ तब भी ये प्रोग्राम चलेगा।
लेकिन सिर्फ एल्स इफ और एल्स लगाऊंगा तो नहीं चलेगा, सिर्फ एल्स लगाऊंगा तो नहीं चलेगा, सिर्फ एल्स इफ लगाऊंगा तो नहीं चलेगा। इफ़ होना लाजमी है, यानी पहली मर्तबा की कंडीशन चेकिंग लाजमी है, उसके बाद एल्स इफ और एल्स ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुझे आपको सारी टूल्स उसके बताने थे, पूरा उसका सिंटेक्स बताना था, इसलिए मैंने ये कोडिंग यहाँ पे लिखी है और इसीलिए इसको समझाने में इतनी देर भी हो गई है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।